नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल हिराड ऑनलाइन क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और थोड़ा रिलैक्स फील कर रहे होंगे क्योंकि रीट का पेपर हो चुका है। आप पेपर दे चुके हैं तो थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। आपने जो मेहनत करी है उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। इसी कॉन्फिडेंस के साथ आप अगले जो पेपर होगा, नेक्स्ट पेपर, उसकी तैयारी करते रहिए। इसी के साथ साथ अगर आप पेपर दे के आए हैं तो आपको पता होगा कि जो ऑफिशियल पेपर जारी हुए हैं तो उसमें लेवल 1 का तो हमने कल सॉल्यूशन कर लिया था मैथ का, और जो लेवल 2 है उसका सॉल्यूशन हम लेके आए हैं। मैथ के जो क्वेश्चन थे, कंप्लीट क्वेश्चन उनका। इसके साथ साथ जिन बच्चों ने तैयारी अच्छे से करी थी उनका पेपर तो डेफिनेटली अच्छा हुआ होगा, क्योंकि इतना लेवल का पेपर है नहीं, क्वालिफाइंग पेपर था। अच्छे क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट वाइज जिन्होंने प्रैक्टिस करी थी वो आराम से इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन सही करने की गुंजाइश थी मैथ में। क्योंकि मैथ और साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आपको 10th में भी बताया जाता है, 12th में भी बताया जाता है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट मैथ और साइंस होता है। वहां पे नंबर अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। तो ये भी वही है। फिर भी अगर जिन स्टूडेंट्स का पेपर कुछ गड़बड़ होगी पेपर में, तो ये तो क्वालिफाइंग है। आपकी जो गलती आपने करी है, गलतियां, उससे आपको ज्यादा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा, लेकिन उन गलतियों को सुधार लीजिए। जहां जहां पे कॉन्सेप्ट्स में आपके थोड़ी कमी है उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। जो मेन एग्जाम है उससे पहले कंप्लीट कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। तो पेपर सोल्व करते इसके साथ साथ कुछ बच्चों का ज्यादा अच्छा हो गया तो वो ज्यादा खुश हो रहे हैं कि हाँ मुझे तो कंप्लीट मैथ आ गई। तो देखिए, ये था क्वालिफाइंग पेपर। जो मेन पेपर होगा वो थोड़ा अच्छे लेवल का होता है। और वैसे भी आपने वो कहावत सुनी होगी कि छत को घमंड था छत होने पर एक मंजिल और बन गई और छत फर्श हो गया। वैसे ही तूफानों के आने से कश्तियां डूब जाती है और घमंड हो जाने से हस्तियां डूब जाती है। तो घमंड ना करें, कॉन्फिडेंस रखें। कॉन्फिडेंस एक अच्छी चीज होती है, लेकिन घमंड अच्छा नहीं है कि मुझे तो सारा ही कुछ आ गया, ठीक है जी। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 91 है द फैक्टर ऑफ, यानी कि हमें क्या करने हैं, इसके गुणनखंड करने हैं। तो क्या दे रखा है, हमें दे रखा है x की पावर 4 माइनस x माइनस वाई की पावर 4। इसके क्या करने हैं, फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए, इसको आप कैसे कर सकते थे, इसको कर सकते थे कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर, और इसके पूरे के बाहर स्क्वायर लगा दो। फॉर्मूला याद आया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ए प्लस बी ए माइनस बी यहाँ पे लगाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। एक तो हो गया ये। दूसरा क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। एक को सॉल्व करने से आपको आंसर मिल जाएगा, दोनों को जरूरत नहीं है। इसी को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, इसको खोलेंगे हम, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए प्लस ए माइनस बी के फॉर्मूले से, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा, बाहर माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अंदर माइनस बाहर भी माइनस मिलके क्या हो जाएंगे, प्लस, तो क्या हो जाएगा 2xy, ठीक है जी। ये एक सिर्फ फर्स्ट वाले को सोल्व कर रहे हैं, सेकंड वाले को छोड़ दिया है। तो यहाँ से देखिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर और कैंसिल आउट हो गया, दोनों में y कॉमन आ रही है तो हम निकालेंगे y कॉमन। ये माइनस का, ये प्लस का पहले लिख लेंगे, तो इसको लिखेंगे y 2x माइनस वाई। देखिए, जिस ऑप्शन में y 2x माइनस वाई दिख रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो पहला ही ऑप्शन क्या है, इसका राइट आंसर है। अगर आप इसको भी सोल्व करते तो इसको देख लीजिए, वैसे तो जरूरत है नहीं। इसको हम खोलेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको a माइनस बी से खोलेंगे तो प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। एक्स स्क्वायर ऐड हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है जी। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई y 2x माइनस वाई, और सेकंड में आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो फर्स्ट ऑप्शन ही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या है हमारा, राइट आंसर है। बिल्कुल सिंपल सा था। a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि इनमें क्या करा हमने, पावर कितनी थी, 4 थी, तो स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर लगा के ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए माइनस बी ए प्लस बी, इसको सोल्व करके ये आ गया, इसको सोल्व करके ये आ गया। तो ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। इतना कुछ हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल सिंपल सा था। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, राइट आंसर है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 92 है
The sum of two numbers is 22 and sum of their squares is 404. Then the product of those numbers. दो संख्याओं का योग तो क्या है 22 है, क्वेश्चन नंबर 92। तो दो संख्याएं मान लीजिए x और y है, तो x प्लस वाई तो कितना है 22 दे रखा है यानी 22, और इसके साथ साथ इनकी स्क्वायर्स का योग यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना दे रखा है, वो दे रखा है 404। हमें क्या पूछा है कि एक्स वाई क्या होगा, क्या पूछा है एक्स वाई क्या होगा। देखिए ये हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर अगर हम निकालते हैं तो ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। ठीक है जी, हमें एक्स वाई निकालना है, इन दोनों की वैल्यूज दे रखी है। एक्स प्लस वाई कितना है 22, तो ये जो आएगा 22 का स्क्वायर, इन दोनों की वैल्यू दे रखी है 404 प्लस 2xy। ठीक है जी, यहाँ से इधर लाएंगे तो 22 का स्क्वायर हो जाता है 484, माइनस करेंगे कितना 404, और वो किसके बराबर हो जाएगा 2xy के बराबर, किसके 2xy के बराबर। 484 में से 404 गए तो कितने बचेगा, ये बचेगा 80, और वो किसके बराबर है 2xy के बराबर है। यहाँ से काट दीजिए तो xy की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 40। कितनी आ जाएगी 40, यानी उनका जो प्रोडक्ट है यानी कि जो गुणनफल है वो कितना हो जाएगा 40। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी 92 का क्या हो जाएगा ऑप्शन डी क्या है राइट आंसर है। आप क्या करिए स्टेप टू स्टेप आराम से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सम ऑफ टू नंबर्स 22, स्क्वायर ऑफ देयर दीज नंबर्स कितना दे रखा है 404, तो प्रोडक्ट पूछा है, हमने क्या करा x प्लस वाई का होल स्क्वायर कर दिया, उसको खोलते हैं तो कैसे खुलता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। 22 का स्क्वायर करा बराबर 404 प्लस 2xy, 22 का स्क्वायर कितना हो गया 484 माइनस 404 इधर लाके माइनस करेंगे बराबर 2xy, तो 80 बराबर 2xy, तो xy की वैल्यू आ गई 40, ऑप्शन डी। ठीक है जी, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 93। क्वेश्चन नंबर 93 क्या दे रखा है, the sum of the digits of the minimum number by which 1800 is multiplied to get a perfect cube number is। यानी कि वह न्यूनतम संख्या जिससे 1800 को गुणा करने पर एक पूर्ण घन प्राप्त हो के अंकों का योग है। तो इसमें बच्चे सबसे ज्यादा बच्चे इसी में कंफ्यूज होगी सर ये किस टाइप का क्वेश्चन है, जबकि ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। उसने क्या बोला है कि 1800 से गुणा करने पर वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो क्या होगी एक पूर्ण घन बनेगी, तो उस संख्या के अंकों का योग निकालना। तो देखिए 1800, आप फोकस कीजिए 1800 पे। अगर हम 1800 पे फैक्टर्स करते हैं, क्या करते हैं फैक्टर्स करते हैं, तो इसको तोड़िए। आप करना चाहें तो बिल्कुल सिंपल सा है, बचपन में जैसे करते थे उसी से कर लीजिए, क्योंकि कल मैंने बच्चों को क्या है एक दूसरा मेथड बताया था तोड़ के करने का, तो बोले नहीं सर हम तो जो हमारा पुराना है उसी से करेंगे। मुझे ठीक है जी, तो इसको कर लीजिए 1800, यहाँ 2 से करेंगे तो कितने में जाएगा 900, फिर 2 से करेंगे 450, फिर 2 से कर दीजिए तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 225। ठीक है जी, अब इसको करेंगे यहाँ से 225 से, तो ये किससे जा रहा है, ये जा रहा है 3 से, 3 से जा रहा है 7 या 21 75 आ रहा है, फिर किससे जा रहा है 3 से कितने में, तो ये जा रहा है 3 दूनी 6 और 5 या 15 25। ठीक है, फिर यहां से 5 से जा रहा है कितनी बार 5 बार, और फिर 5 से जा रहा है कितनी बार 1 बार। तो लास्ट में कितना आ गया कि इसको हम लिखें तो इसको कैसे लिखेंगे फैक्टराइजेशन में 2 इंटू, या फिर ऐसे नहीं लिख के फैक्टराइजेशन में लिखे तो देखिए 1 2 3 यानी कि 2 का क्यूब बन रहा है, यानी 2 से तो परफेक्ट क्यूब बन रहा है। 3 का कितना है स्क्वायर इंटू 5 का भी कितना है स्क्वायर। तो देखिए ये तो परफेक्ट क्यूब है, लेकिन परफेक्ट क्यूब कंप्लीट इन दोनों का भी बनाना चाहिए, यानी इसको किससे गुणा करेंगे, इसमें 1 3 से और गुणा करेंगे तो ये भी 3 का क्यूब यानी परफेक्ट हो जाएगा, और इसको 1 5 से और गुणा करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा परफेक्ट क्यूब हो जाएगा, क्योंकि 2 का क्यूब आ रहा है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है। इसको 3 से गुणा करते ही 3 का क्यूब, इसको 5 से करते ही 5 का क्यूब, अगर तीनों को क्यूब होगी तो वो क्या बनेगा एक परफेक्ट क्यूब बनेगा। यानी कि इसको किससे गुणा करेंगे 5 इंटू 3, तो इसको किससे गुणा करना है अभी 15 से और गुणा करना है। अगर हम इसको 15 से यानी 1800 को 15 से गुणा करते हैं तो वो क्या बनेगा एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब हमें क्या पूछा है अंकों का योग, तो 5 और 1 यानी 1 + 5 कितना हो गया अंकों का योग 6, कितना हो गया 6। इस क्वेश्चन में क्या था अभी बताइए, फैक्टराइजेशन लगाइए, 2 का क्यूब बन रहा है, 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, क्यूब बनाने के लिए 3 को 1 3 से और मल्टीप्लाई करेंगे
5 को एक 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 3 15, यानी 1800 को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या बन जाएगा, ये परफेक्ट क्यूब बन जाएगा, यानी घन बन जाएगा। और इन दोनों संख्याओं का योग कितना है, तो 1 और 5 कितने हो गए, 6 हो गए। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी। कौन सा, बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ये लीजिए, कंफ्यूज होने का कहाँ है, फैक्टराइजेशन बहुत करे होंगे, बहुत ज्यादा। ये सबसे सिंपल है, टाइम लगता है लेकिन इसमें गलत नहीं होता। अगर आप थोड़े फास्ट है तो इसको तोड़ के कर सकते हैं, जैसे कि इसको कैसे तोड़ सकते हैं, 90 इंटू 20 में, और फिर फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं और आपको डर लगता है वैसे करने में, तो ये बेस्ट मेथड है, इसको ऐसे सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 94 है, if sum of money becomes 41/40 of itself in 1/4 year at a particular rate of simple interest, then the annual rate of interest is। इसमें भी बच्चों ने क्या है, बहुत ही ज्यादा गड़बड़ करी है, बहुत ही ज्यादा क्या करी है, गड़बड़ करी है। गड़बड़ कैसे करी है कि उसने क्या दिया है कि कोई धन साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर 1/4 वर्ष में अपने का 41/40 हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर। तो देखिए बच्चों ने क्या करा है, जो अमाउंट लिया है यानी कि जो ब्याज है वो कितना कर दिया, 41 कर दिया, और जो मूलधन है वो 40, तो वो गलत हो जाएगा। देखिए आपको सिंपल एसआई का फॉर्मूला से अगर आप इसको निकालते हैं तो एसआई क्या होता है, वो होता है पी इंटू टी इंटू आर बटा 100, इसी से ये सोल्व हो जाता है। तो देखिए ऐसा ही क्या होगा, वो बोल रहा है कि 41/40 हो जाता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है वो 41/40 हो जाता है। यानी पहले कितना था, पहले था 40, अब कितना हो गया 41, यानी कि जो ब्याज हुआ वो कितने का हुआ, तो वो 1 का ही हुआ, ना कि 41 का। तो यहाँ से ऐसा ही तो कितना आ गया, 1 आ गया। ठीक है जी, प्रिंसिपल कितना था, 40 था, इंटू टाइम कितना है, 1/4, रेट क्या करनी है, निकालनी है। किससे भाग देंगे, भाग देंगे 100 से, इंटू 100 कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट गया, 4 से 4, 10 इधर चला जाएगा, तो रेट कितनी आ गई, रेट आ गई 10%। ये लीजिए, रेट कितनी आ गई, 10% आ गई। यही हमें क्या निकालनी थी, रेट निकालनी थी, यानी कि ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एसआई के फॉर्मूले से निकाल दिया, लेकिन जिन्होंने एसआई 41 रख दिया वो गलत है, वो बोल रहा है अमाउंट 41 हो गया। अमाउंट 41 कब होगा, जब प्रिंसिपल में 1 का ब्याज जोड़ देंगे तभी तो 41 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 41 रख दिए तो आंसर ही नहीं निकला, तो इसलिए क्या होगा, ऐसा ही 1 होगा। इसके अलावा एक मेथड और होता है, कौन सा होता है, वो ये होता है कि मान लीजिए उसने क्या दे रखा है कि 41/40, 41/40 यानी 40 से 41 1 बढ़ गया, एक कितने में बढ़ा, 1/4, यानी 1/4 साल, यानी कि 12 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12, यानी कि 3 महीने में कितना बढ़ गया, तो 3 महीने में 1 रुपया बढ़ गया। 3 महीने में क्या बढ़ गया, 1 रुपया। हमें क्या करना है, 12 महीने का निकालना है, इसको 4 से गुणा कर दीजिए, इसको 4 से, तो 12 महीने में कितने बढ़ेंगे, 4 रुपए बढ़ेंगे। कितने बढ़ेंगे, 4 रुपए। चलिए हमें परसेंट निकालनी है, रुपए बढ़े हैं, ये देखिए 4 रुपए बढ़े हैं, किसके रेस्पेक्ट में बढ़े हैं, प्रिंसिपल के में, यानी कि 40 के में। गुणा क्या करेंगे, 100, 1 0 से 1 0, 4 से 4, तो रेट कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 10%। तो रेट कितना आ जाएगा, 10%। ये भी एक मेथड है, बिल्कुल छोटा सा सिंपल मेथड है कि 40 से 41 हो रहा है, यानी एक रेशो बढ़ा है, वो कितने में बढ़ रहा है, 1/4 साल, यानी 1/4 इंटू 12, तो 3 महीने में 1 रुपया बढ़ा। हमें साल का निकालना है, क्योंकि साल से रेट निकाल सकते हैं, तो 12 महीने में 4 रुपए बढ़ेंगे, 4 रुपए बढ़ेंगे किसमें, प्रिंसिपल में, यानी 4/40 गुणा 100 करेंगे, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, रेट 10% आ जाएगा। परसेंटेज लगा दी। मैंने आपको क्या कहा था, कल भी मैंने क्लास में बताया कि जिसकी परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है उनको लगभग 8 से 10 क्वेश्चन परसेंटेज से हो जाते हैं। कल भी 7-8 क्वेश्चन बिल्कुल परसेंटेज से हुए थे, तो इसको आप परसेंटेज से भी कर सकते हैं। जिनको परसेंटेज नहीं आती वो एसआई का ये जो सिंपल मेथड है इसी से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो 94 का ऑप्शन सी 10% क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 95, इन हाउ मेनी ईयर्स will 2000 become 2420 at 10% per annum कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी 10% वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज पर 2000 कितने वर्ष में 2420 हो जाएंगे। 95। अब ये क्या है, थोड़ा सेंस का क्वेश्चन है, आप कैसे सोच पाते हैं। वैसे तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं बच्चे, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सोचे तो वो क्या बोल रहा है कि 2000 रुपए दे रखा है प्रिंसिपल। कितना दे रखा है प्रिंसिपल, 2000 रुपए। ठीक है जी, 2000 रुपए क्या दे रखा है उसने, प्रिंसिपल दे रखा है।
और वो क्या बोल रहा है कि अमाउंट कितना हो गया, अमाउंट हो गया 2420 रुपए, 2420 रुपए हो गया। ठीक है, रेट कितनी दे रखी है, रेट दे रखा है 10%, कितनी दे रखी है 10%। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो सीआई आया है हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट, वो कितना हो गया, 2420 में से 2000 घटाए तो 420 रुपए ब्याज मिला है हमें, चक्रवर्ती ब्याज कितना मिला है, 420 चक्रवर्ती ब्याज। अगर हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, थोड़ी देर के लिए चक्रवर्ती को भूल जाइए, सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं 10% से एक साल का, तो एक साल का 10% का मतलब होता है 1/10 इंटू 2000 करेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 200 रुपए, यानी कि पहले साल के 200 रुपए। ठीक है, दूसरे साल का, ये फर्स्ट ईयर का मान लीजिए, सेकेंड ईयर का भी ऐसा ही निकलेगा, 200 रुपए ये हो गए, यानी कि कुल कितने हो गए, 200 प्लस 200 400 रुपए, यानी कि 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो गया 400 रुपए, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो रहा है 420। अब आप एक और चीज करके देखिए कि मान लीजिए पहली साल का मैं ब्याज के ऊपर ब्याज, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज, इसका 1/10 और निकाल देता हूं 200 का, तो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 20 रुपए। 400 प्लस 20 करते कितना हो गया, 420 रुपए, आपका काम हो गया। यानी कि जो ब्याज था वो कितने साल का था, 2 साल का था, कितने साल में हो जाएगा, 2 साल में, यानी ऑप्शन ए क्या हो गया हमारा राइट आंसर हो गया, ये लीजिए। बिल्कुल सिंपल सा, कुछ नहीं कर रहा। इसके अलावा अगर आप ऐसा नहीं सोच सकते तो ऐसे कर लीजिए इसको, ये पहले साल का, ये दूसरे साल का, 2 साल मान लीजिए। क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा है कि 2 साल में कितना हो रहा है 400 रुपये हो रहा है साधारण ब्याज, तो पहले साल के लिए कितना हो गया 200, दूसरे के लिए भी 200। अब इसका 1/10 वो निकालते हैं, तो अगर इसका 1/10 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 20, कितना हो गया 420, उसी का है। इस टाइप से लिख के भी आप कर सकते हैं, दो ना मान के इसको, क्योंकि आपको ज्यादा से ज्यादा कितना रहेगा 3 साल, तो एक साल में तो होगा नहीं। अगर यहाँ पे नहीं होता तो हम क्या करते, तीसरे साल का भी निकालते, तीसरे साल का 200, फिर क्या करते हैं इस साल का कितना हो जाता 20 रुपए, इसका भी 20 रुपए, और ये इधर भी देता तो फिर निकालते आगे के, क्योंकि 3 साल के लिए निकाल के देखते। ये तो था एक मेथड। इसके अलावा जो इसका बेसिक मेथड है आप उसी से भी निकाल सकते हैं, बेसिक मेथड भी मैं बता देता हूं आपको। फॉर्मूला, अमाउंट कितना था 2420 रुपए, ठीक है, और रेट कितना है 10%, टाइम क्या करना है हमें कैलकुलेट करना है। तो आपको पता होगा जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ए बराबर वो होता है P1+R/100 T। यहाँ पे रेट क्या है 10%। अब यहाँ से देखिए अमाउंट कितना है, अमाउंट है 2420 रुपए, प्रिंसिपल नीचे आ जाएगी, ये आ जाएगा 2000 प्रिंसिपल, बराबर एक प्लस रेट कितना है 10, यहाँ से करेंगे 100 प्लस 10 तो ये हो जाएगा 110/100 की पावर कितनी हो जाएगी टी। एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, एक जीरो से एक जीरो काट दीजिए, इसको अगर आप 2 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 121, और ये हो जाएगा 100, बराबर हो जाएगा 11/10 का पावर टी। ठीक है, ये हो गया। अब 121/100 को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 11/10 का स्क्वायर, और वो किसके बराबर है, तो वो है 11/10 की पावर टी। आपको पता होगा कि अगर बेस सेम है तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, इंप्लाइज दैट टी बराबर कितने हो गए 2 ईयर्स, टी बराबर 2 ईयर्स, तो क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो गया राइट आंसर हो जाएगा। ये बेसिक मेथड है, अमाउंट बराबर पी ब्रैकेट में 1+R/100 की पावर टी, इससे भी निकाल सकते हैं, उससे निकाल लीजिए, इससे निकाल लीजिए, आपको जिससे अच्छा लगे आप उससे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 96, इसकी मैंने अभी आपको थोड़े दिन पहले ही ट्रिक बताई थी, उसी से ये सोल्व हो गया, कुछ ही नहीं देखना। उसने क्या बोला है कि सेलिंग प्राइस ऑफ 7 आर्टिकल्स, तो 7 SP बराबर है किसके, कॉस्ट प्राइस ऑफ 6 आर्टिकल्स, देन व्हाट इज द परसेंटेज लॉस, यानी 7 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 6 वस्तुओं के क्रय मूल्य के बराबर है, तो परसेंटेज लॉस निकालना है हमें। परसेंटेज लॉस कितना होगा, तो देखिए SP/CP निकाल लीजिए आप, तो सीधा तो CP को इधर ले जाएंगे और 7 को उधर भेज देंगे तो हो जाएगा SP/CP बराबर क्या हो गया 6/7। अब देखिए मान लीजिए 7 रुपए में खरीदा, बेच कितने में रहा है 6 रुपए में, घाटा कितने का हुआ 1 रुपए का। हमेशा लाभ और हानि किस पे निकालते हैं, क्रय मूल्य पे, किस पे निकालेंगे 7, गुणा किससे करेंगे 100 परसेंटेज निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा 100/7, कितना हो जाएगा
100/7 एक स्टेप का क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। आप 100/7 देख लीजिए कौन से ऑप्शन में, पहला ऑप्शन तो होगा ही नहीं क्योंकि बटे में 13 आ रहा है। सेकंड ऑप्शन देखिए 14×7 कितने हो गए, तो हो गया 14×7 98 और 2 100/7, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 97 है रेशियो का, रेशियो प्रपोर्शन का। A bag contains 20, 10 and 5 rupees notes in the ratio 3:4:5. If the bag contains 1000 rupees in total, then number of 5 rupees notes, यानी कि एक थैले में 20, 10 और 5 के नोट कैसे हैं, 3:4:5 में है। यदि थैले में कुल धन कितना है 1000 हो तो 5 रुपए के नोटों की संख्या क्या होगी। वैसे तो 5 रुपए के नोट देखे हैं क्या आपने, 5 रुपए के नोट एक एक का भी चलता था नोट। तो क्या बोल रहा है कि 20-10 अनुपात, देखिए तो अनुपात क्या दे रखा है, 3:4:5। ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए ये तो किसका है 20 रुपए के नोट, ये है 10 रुपए के, ये है 5 रुपए के नोट। अगर हम इसको गुणा करके लिखते हैं तो किसके बराबर हो गया, 20×60 अनुपात के, प्लस 10×40 अनुपात के, प्लस 5×25 अनुपात के। तो ये किसके बराबर दे रखा है, तो इन तीनों का योग कितना है 1000 रुपए है। 125, तो 125 जो अनुपात है वो किसके बराबर हो गया 1000 रुपए के। यहां से अगर हम एक अनुपात की वैल्यू निकालें तो वो हो जाएगी लगभग लगभग क्या 8 रुपए हो गई। लगभग कहां से आएगा, 8 रुपए हो गई एक अनुपात की। अब हम क्या निकाल सकते हैं, नोटों की संख्या, 8 या 24, यानी 24 नोट तो किसके हैं 20 के, 8 चौक 32 नोट किसके हैं 10 के, 8 पंजे 40 नोट किसके हैं 5 रुपए के। तो आंसर तो आ गया 40, डी ऑप्शन, ठीक है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट। अब हम चेक भी करना चाहें कि सही नहीं कहीं गलत कर दिया तो देख लीजिए 20 नोट है, 24 नोट है 20 रुपए के, तो 24 × 20 करेंगे तो 24×48 यानी 480 रुपए हो गए। 32 × 10 करेंगे तो 320 रुपए हो गए। और अगर 40 × 5 करेंगे तो 200 रुपए हो गए। इनको जोड़ दीजिए 1000 के बराबर हो गए तो ठीक है। 0 8 और 10 का 0, 4 और 3 7 9 और 1 10 ले लीजिए, किसके बराबर है 1000 रुपए के। यानी जो हमने नोटों की संख्या निकाली वो क्या है, सही है। चेक भी कर सकते हैं आप, चेक के साथ आंसर है, गलत हो ही नहीं सकता। तो ऑप्शन डी, यानी 5 के नोटों की संख्या कितनी है 5 रुपए के की, तो वो है 40। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 97 का, ठीक है जी। अगला देखिए 98 फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। If the sum of the numerator and denominator of a fraction is 55 and the value of the fraction is 3/8, then fraction is, यानी यदि भिन्न के अंश और हर का योग कितना है 55 है तथा भिन्न का मान 3/8 है तो भिन्न है। इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, उसने करके दे दिया। उसने क्या बोला है कि जो भिन्न का मान है वो कितना है 3/8 है और उसका योग कितना है वो देखिए 55 के। अब भिन्न ये होगा तो मान लीजिए इन दोनों का योग कितना है 8 और 3 11, कितना है योग 11 के, और ये 11 ही किसके बराबर दे रखा है 55 के बराबर दे रखा है। तो यहां से 1 की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ जाएगी 5। अब यहां से अगर हम भिन्न निकालें तो इसको 5 से गुणा कर दीजिए, 5 दिया 15 और 8 पंजे 40, जोड़ के देख लीजिए 40 और 15 55 हो गया। इसको काटेंगे तो 3/8 आ जाएगा। यानी हमारा जो मूल भिन्न था वो क्या था 15/40 था। क्या था 15/40, यानी ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखिए ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं, इसीलिए नहीं देता, कभी कभी क्या है वो आंसर भी हो जाता है। अब बच्चे इसमें x + y जोड़ के करेंगे, उसमें करने की जरूरत ही नहीं है। आप क्वेश्चन को ढंग से पढ़िए क्या बोल रहा है। वो बोल रहा है भिन्न का मान किसके बराबर है 3/8 के, तो इनका जो योग होगा 8 और 3 11 अनुपात वो किसके बराबर है 55 के। एक की वैल्यू आ गई 5, यहां से इसको 5 से गुणा करा 15, इसको 40 यानी 15/40 क्या है हमारा मूल भिन्न है। इसको काट पीट के किसके बराबर कर दिया 3/8, यानी ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए क्वेश्चन 99 है। इफ ए ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट्स टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इज, यदि एक तिर्यक रेखा दो समांतर रेखाओं को प्रतिच्छेद करे तो संगत कणों का प्रत्येक युग्म बराबर होता है। ये क्या होती है, एक थ्योरम होती है। इसमें क्या होता है तो संगत कोणों का प्रत्येक युग्म क्या होता है बराबर। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला देखिए सबसे सिंपल क्वेश्चन क्या पूछा है, 100 नंबर के क्वेश्चन तगड़े आते हैं। कल लेवल 1 का भी 100 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार था, सिंपल सा।
और ये भी क्या है, द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, यानी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा क्या कहलाती है, तो वो कहलाती है हाइपोटेनियस। क्या कहलाती है, हाइपोटेनियस। अरे ये तो बच्चे बच्चे को पता है, किसको पता है, बच्चे बच्चे को, दाने दाने पर नहीं है खाने वाले का नाम। बच्चे बच्चे को पता है कि लॉन्गेस्ट साइड होती है राइट एंगल ट्राइंगल की, उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं हाइपोटेनियस यानी कि कर्ण। ऑप्शन ए। तो 100 का क्या हो जाएगा, 100 का हो जाएगा ऑप्शन ए, क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 101। ये भी बिल्कुल सिंपल सा है। इफ इन द गिवन फिगर पी एस पैरेलल क्यू आर देन वैल्यू ऑफ एंगल क्यू पी एस। अब आप देखिए इसमें मेथड भूल जाइए सारे, मेथड मेथड थोड़ी, आप इसको कैसे कर सकते हैं बिल्कुल सिंपल से वे में। तो देखिए पी एस क्या है, पैरेलल है क्यू आर के। पी एस और क्यू आर क्या है, पैरेलल है दोनों। ठीक है, तो इसमें जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, सेम होंगे। यानी जो एंगल पूछा है क्यू पी एस, यानी हमें क्या निकालना है, पी निकालना है, वो किसके बराबर होगा, आर के बराबर होगा। अगर हम आर निकाल लेते हैं तो पी भी निकाल सकते हैं, जो आर होगा वही क्या होगा, पी के बराबर होगा। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो हम देखें क्यू आर एस यानी कि ट्राइंगल क्यू आर एस में देखिए आपको पता होगा जो सम ऑफ एंगल्स होता है इस किसी भी त्रिभुज में वो कितना होता है, वो होता है 180 डिग्री। क्यू आर एस में क्या दे रखा है, 2x प्लस 5x प्लस 3x, और ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 180 डिग्री के। यहां से निकाले तो 5 और 3 8, 8 और 2 10x, 10x इससे बराबर हो गया 180 डिग्री के। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 18 डिग्री। कितनी आ गई, 18 डिग्री। 18 डिग्री आ गई। अगर हम एंगल आर निकालें तो एंगल आर कितना हो जाएगा, 18 इंटू 5 90 डिग्री। कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। अगर एंगल आर 90 डिग्री है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल पी के। एंगल पी के तो वो भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। यानी कि जो हमारा एंगल क्यू पी एस होगा वो कितना होगा, वो होगा 90 डिग्री। कितना होगा, 90 डिग्री। यानी कि ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 101 का ऑप्शन हो जाएगा बी। ठीक है जी, ऑप्शन बी 90 डिग्री क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 102 है, द सम ऑफ ऑल द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पेंटागन, यानी पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग होता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद होगा, कौन सा, इंटीरियर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन। क्या, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन, वो क्या होता है, वो होता है n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, यानी कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन होता है n माइनस 2 180 डिग्री, जहां पे n क्या होती है, भुजाओं की संख्या यानी नंबर ऑफ साइड। अब देखिए पेंटागन में n कितना होगा, तो पेंटागन यानी 5, तो n कितना होगा, 5 होगा। तो इस फॉर्मूले से हम लगाएंगे तो 5 माइनस 2 गुणा करेंगे 180 से, तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 इंटू 180 डिग्री। तो कितना हो जाएगा, 18 3 54 540 डिग्री। कितना हो जाएगा, 540 डिग्री। यानी कि डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 102 का क्या हो जाएगा, राइट आंसर डी। ये फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। पेंटागन के लिए नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं, 5 होती है। 5 माइनस 2 इंटू 180 डिग्री, तो 3 इंटू 180 बराबर कितना हो गया, 540 डिग्री। क्या हो जाएगा हमारा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 103। ठीक है, द रेडियस ऑफ सर्कल इज 6 सेंटीमीटर एंड p इज एनी पॉइंट विच इज 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम p टू द सर्कल विल बी। यानी एक वृत्त की त्रिज्या कितनी है, 6 सेमी है, तथा p कोई बिंदु है जो वृत्त से कितनी दूर है, 10 सेमी दूर है। p से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। यानी कि ये कोई सर्कल है, क्या है, सर्कल है, जिसकी क्या दे रखी है में, उसकी दे रखी है में रेडियस, क्या दे रखी है, रेडियस, वो कितनी है, 6 सेमी। ठीक है, क्या दे रखी है, 6 सेमी। अब मान लीजिए क्या दे रखा में, कोई पॉइंट है, वो कितना है, 10 सेमी है। कितना है, 10 सेमी। तो उससे क्या पूछा है कि जो रेडियस टेंजेंट ड्रॉ कर रहा है सर्कल से, इसकी वैल्यू पूछी है। तो ये मान लीजिए ओ ए ये बी। ठीक है,
तो जो सर्कल की रेडियस है 6 सेंटीमीटर, कोई पॉइंट दे रखा है जो 10 सेमी दूर है सेंटर से, तो हमें क्या पूछा है कि जो टेंजेंट ड्रॉ होगी किस पे, सर्कल पे, उसकी जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी। तो क्या लगाएंगे हम इस पे, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो देखिए ये क्या दे रखा है, बेस या हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर कैसे निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा कि OB का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से माइनस OA का स्क्वायर, वो किसके बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा AB के स्क्वायर के। ठीक है, तो OB कितना है 10, 10 का स्क्वायर कितना हो गया 100, माइनस OA कितना है 6, 6 का स्क्वायर कितना हो गया 36, बराबर कितना हो गया AB के स्क्वायर के। यहाँ से अगर हम निकालेंगे AB की वैल्यू, AB स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 64, और AB की वैल्यू कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी 8 सेमी, कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, जिप्स को ट्रिपलेट याद है वो डायरेक्ट ही बता देगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इसके राइट आंसर ऑप्शन सी, 103 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या है, पाइथागोरस, 10th क्लास पाइथागोरस पूछ रहा है, उसी से क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, अगला देखिए 104, if in a right angle triangle if its sides are 15 centimeter and 8 centimeter perpendicular to each other then its perimeter will be, यानी कि एक समकोण त्रिभुज में यदि इसकी भुजाएं 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर एक दूसरे के लंबवत हो तो इसका परिमाप होगा। बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो गए, उसने क्या दे दिया, परिमाप दे दिया। वो तो क्या है, पेपर सेट करता है, वो तो इंटेलिजेंट होता है, वो क्या करता है, आपको फंसाना चाहता है। देखिए ये राइट एंगल ट्राइंगल है, दो साइड क्या है, क्या है परपेंडिकुलर, तो ये 8 हो गई, ये 15 हो गई, ये आ गया हाइपोटेनियस, ट्रिपलेट लगा दीजिए, 15 का 225, 8 का 64, 225 और 64 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 289। 289 किसका स्क्वायर होता है, वो होता है सर 17 का, किसका 17 का, ट्रिपलेट भी होता है ये, लेकिन आप निकाल लीजिए, ट्रिपलेट तो छोड़िए, वैसे ही निकाल के कर लीजिए, इसको OAB9 नाम दे दीजिए। अब देखिए किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है वो क्या होता है, उसकी तीनों साइड्स का जो सम होता है वो क्या होता है, उसका पेरीमीटर होता है। यानी पेरीमीटर ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हो जाएगा बेस प्लस परपेंडिकुलर प्लस हाइपोटेनियस, इन तीनों को जोड़ देंगे तो वही किसके बराबर हो जाएगा, उसके पेरीमीटर के बराबर आ जाएगा। तो जोड़ दीजिए 15 प्लस 17 प्लस 8 कर दीजिए, 15 प्लस 17 प्लस 8, 15 और 17 कितना हो गया 32, 32 और 8 40, यानी कि 40 सेंटीमीटर क्या हो गया, पेरीमीटर हो गया। ये लीजिए ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। ठीक है, ऑप्शन ए क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो बच्चे क्या करें, 17 तो निकाल लिया, फिर सोचे सर ऑप्शन गलत है 17 नहीं दे रखा, अरे पेरीमीटर पूछा, जो क्या होता है तीनों जो साइड्स होती है उनका जो योग होता है वो क्या होता है, राइट एंगल ट्राइंगल का, यानी जो समकोण त्रिभुज होता है उसका जो परिमाप होता है वो क्या होता है, उसकी तीनों भुजाओं का योग होता है, वो इसका क्या होता है, परिमाप होता है। ठीक है, अगला देखिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, द अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3 4 यानी n नंबर्स विल बी, यानी कि हमें क्या निकालना है, एक से लेके n संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 105 है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो देखिए आपको पता होगा कि n जो संख्याएं होती है नेचुरल नंबर्स, उनका जो सम होता है वो क्या होता है, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स तो क्या होता है, वो होता है n+1/2 होता है। ये तो पता होगा आपको कि पहली जो n प्राकृत संख्याएं हैं, एक से लेके n तक प्राकृत संख्या, उनका योग क्या होता है, n+1/2। ठीक है, ये होता है। अब देखिए उसने क्या पूछा, वो बोल रहा है अर्थमेटिक मीन, तो अर्थमेटिक मीन होगा, वो होगा, इसको हटा देता हूं मैं, तो 1 से लेके n तक जो अर्थमेटिक मीन निकालते हैं, am से डिनोट करते हैं, तो अर्थमेटिक मीन होगा, वो क्या होगा, वो होगा सम ऑफ n नंबर, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ... n और डिवाइड बाई n। ठीक है, ये होता है, यानी कि n नंबर्स का क्या हो, सम हो, डिवाइड बाई n ही क्या कहलाएगा, इसका अर्थमेटिक मीन कहलाएगा। अब देखिए जो फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का सम है वो किसके बराबर होता है, ये उसका फॉर्मूला है। तो यहाँ पे इसमें अगर हम पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, n+1 डिवाइड बाई 2 इंटू n से n कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच जाएगा, वो बच जाएगा n+1/2। ये क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। कौन से का, 105 का ऑप्शन बी। ठीक है, तो देखिए कुछ ही नहीं है, जो प्रथम प्राकृत संख्याएं हैं n तक होती है, यानी n तक प्राकृत संख्याओं का योग क्या होता है नेचुरल नंबर्स का, n+1/2।
और अर्थमेटिक मीन क्या होता है? अर्थमेटिक मीन का मतलब होता है जो 1 से लेके n तक की संख्याएं हैं उनको जोड़ दीजिए और फिर उसका भाग किसमें देंगे? जो संख्याओं की कितनी है वो हो गई संख्याएं टोटल, यानी कि सम ऑफ द टोटल नंबर्स अपॉन टोटल नंबर्स। ठीक है, तो उन सबको जोड़ क्या होता है? वो किसके बराबर होता है? n n + 1/2। इस फॉर्मूले से हम क्या करते हैं? इसको जोड़ते हैं, डिवाइड बाय n करा, इस फॉर्मूले को इसमें पुट करते ही n n + 1/2 इंटू n, n से n कैंसिल आउट हो गया, तो अर्थमेटिक मीन क्या हो गया? n + 1/2। ठीक है, n + 1/2 ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सिंपल सा था, इससे क्या हो जाएगा? सोल्व हो जाएगा ऑप्शन सेकंड 105 का। ठीक है, अगला देखिए, ये भी बिल्कुल सिंपल है। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द ओरिजिन, अरे ये भी नहीं पता क्या? ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स तो 6th क्लास के बच्चे को पता रहते हैं, क्या होते हैं सर? 0,0 होते हैं। ओरिजिन यानी मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो हमेशा 0,0 होते हैं। कितने होते हैं? 0,0। 1,1 लगा दिए तो आप तो पता नहीं कौन सी पढ़ रहे हो। अगला देखिए, इससे सिंपल क्वेश्चन भी कोई सा नहीं हो सकता। क्वेश्चन नंबर 108 है, इफ अ डाइस इज थ्रोन वंस देन प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए नंबर ग्रेटर देन 6। वो क्या चेक कर रहा है? आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक कर रहा है इस क्वेश्चन में, पेन की तो जरूरत ही नहीं है। यदि एक पासा एक बार उछाला जाए तो 6 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता क्या होती है? अरे पासे में कितनी संख्याएं होती है? टोटल 6 होती है सर। क्वेश्चन नंबर 108 देखिए, 6 कौन कौन सी? 1 2 3 4 5 6 ये होती है। वो क्या पूछ रहा है? 6 से बड़ी। अरे जब 6 तक होती है तो 6 से बड़ी आएंगी कहाँ? अगर कुछ आने की प्रायिकता तो इसकी प्रायिकता क्या हो गई? नल बट्टा 0, 0/0 0। ऑप्शन ए 108 का। अब देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आपसे कि सबसे बड़ी भुजा कौन सी होती है समकोण त्रिभुज की? यदि एक पासा को चला जाए तो 6 से, पासे में 6 तक की संख्या आती है तो 6 से बड़ी आ ही नहीं सकती। कब कोई चीज आ नहीं सकती तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 0 0। ऑप्शन ए। ठीक है, अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 119। 119 सिंपल सा है, सर्च और इंडाइसिस का क्वेश्चन है। हमें क्या दे रखा है कि √3 की पावर 5 दे रखा है, मल्टीप्लाई बाय 9 का स्क्वायर इक्वल टू 3 की पावर x इंटू 3√3। ठीक है, अब देखिए, इसको आप अगर पावर सोल्व नहीं करना आती तो आपको एक चीज तो पता होगी कि जब पावर 2 होती है तो रूट हट जाता है। इसको ऐसा तोड़ लीजिए, 5 की पावर को कैसे तोड़ सकते हैं हम? 2 इंटू 2 इंटू 1, यानी कि √3 की पावर 2 इंटू √3 की पावर 2 इंटू √3। √3 की पावर 2 से क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा तो क्या आ जाएगा? 3। दूसरी √3 की पावर कब 2 तो क्या आ जाएगा? 3 इंटू क्या हो जाएगा? ये √3। ठीक है, इसको हमने इसमें तोड़ लिया। अब देखिए, 9 है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, इसको 3 का स्क्वायर की पूरी स्क्वायर, यानी 3 के स्क्वायर की स्क्वायर, तो 3 की पावर 4। कितनी लिख सकते हैं हम? 3 की पावर 4 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 4, और ये किसके बराबर है? 3 की पावर x इंटू 3 की पावर √3। ठीक है, अब देखिए, इसको काटना है या तो ऐसे काट दीजिए, अगर ऐसे समझ में ना आए तो क्या करेंगे हम? 3√3 रख देंगे, एक को इसमें और जोड़ देंगे तो हो जाएगी 3 की पावर 5 हो जाएगी। पहले 4 थी, अगर बेस समान हो तो घातें जुड़ जाती हैं, अगर आधार समान हो तो घातें क्या हो जाएंगी? जुड़ जाएंगी। वही फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगी? 4 1 5 इंटू 3√3, और ये किसके बराबर है? 3 की पावर x इंटू 3√3 के। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा? काट दीजिए, 3√3 से 3√3, अगर बेस समान हो तो क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी। ये लीजिए, x की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई, यानी कि ऑप्शन बी क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। 119 का हो जाएगा ऑप्शन बी, x बराबर 5। बिल्कुल सिंपल सा। घबरा क्यों रहे हो आप? रूट देखते ही घबरा जाते हो, घबराने की जरूरत ही नहीं है, सोल्व कीजिए डायरेक्ट, आंसर आ जाएगा x बराबर 5। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा 119 का। ठीक है, अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है मैथ का, और अच्छा क्वेश्चन है 120। इफ x माइनस 1 अपॉन x इज 8 देन वैल्यू ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर इज, यानी यदि x माइनस 1/8 का मान कितना है? 8 है, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का मान क्या होगा? आपको वैसे तो YouTube पे हजारों ट्रिक्स मिल जाएंगी इसकी सॉल्व करने का मेथड है, लेकिन अगर नहीं पता आपको, अरे एक चीज तो पता होगी कि x माइनस 1 अपॉन x कितना दे रखा है हमें? हमें दे रखा है ये 8 के बराबर। हमें क्या चाहिए? x स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अगर हम दोनों तरफ इसका क्या करते हैं? वर्ग कर देते हैं, इसका स्क्वायर कर दीजिए और इसका स्क्वायर कर दीजिए। ट्रिक्स को तो छोड़ दीजिए, आप इसको खोलिए, क्या हो जाएगा? x का स्क्वायर माइनस, तो स्क्वायर में कैसे खुलेगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे खुलता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर यानी 1/x² माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये हो गया a² प्लस b² माइनस 2ab, और ये किसके बराबर हो गया 64 के बराबर हो गया। x से x टूट गया, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है तो इसको ऐसे कैसा रहने दीजिए, x² प्लस 1/x² बराबर 64, 2 किसका है माइनस का, उधर जाते किसका हो जाएगा प्लस का, इसके बराबर आ गया 66 के। ये लीजिए, ये आ गया आंसर 66, ऑप्शन सी 120 का ऑप्शन सी। फॉर्मूला छोड़िए, और स्क्वायर करने से भी, स्क्वायर करना तो आता है ना, a माइनस बी को कैसे खोलते हैं, उससे भी आंसर मिल जाएगा। तो ये आपके क्वेश्चन थे। जो सेकंड शिफ्ट थी उसमें जो लेवल सेकंड का पेपर था बिल्कुल सिंपल पेपर था, अगर आपने ढंग से प्रैक्टिस करी होगी तो 30 के 30 क्वेश्चन आप बिल्कुल सही करके आए होंगे। वो बच्चे ज्यादा कॉन्फिडेंस में थे, वही क्वेश्चन को क्या करते हैं हमेशा गलत करते हैं, तो ज्यादा कॉन्फिडेंस मत रखिए कि आपको ही सब कुछ आता है। क्वेश्चन को देखिए और फिर सॉल्व करिए। जैसा कि मैंने शुरू में क्या कहा था कि छत को घमंड था छत होने पे एक मंजिल और चढ़ी और छत फर्स्ट हो गई। वैसे क्या होता है कि तूफानों के आने से कश्तियां डूब जाती है और घमंड हो जाने से हस्तियां डूब जाती है। तो घमंड ना करें, प्रैक्टिस करते रहिए। आप मैथ की जितनी प्रैक्टिस करेंगे आपके उतने क्वेश्चन ठीक होते चले जाएंगे, एक्यूरेसी बनती चली जाएगी। मैथ क्या मानती है, प्रैक्टिस मानती है, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप आउटपुट निकाल सकते हैं। तो ये था बिल्कुल, जो क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे कराए हैं वो 100% सही है, बिल्कुल सही है। आप इनसे चेक कर सकते हैं कहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट में कुछ कमी रह गई है, उनको ठीक कर लीजिए। जो मेन एग्जाम होगा उससे पहले सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके, यही हम आशा करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, थोड़ी चैन की सांस लीजिए, पेपर हो चुका है। जय हिंद, जय भारत।